नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिकी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग के लिए जानकारी कि 9 वर्षों की निरंतर सफलता को बनाए रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी इस बार पुनः आपके लिए लेकर आया सीजीपीएससी हेतु ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसमें कुल आपको 51 टेस्ट प्राप्त होते हैं। प्रश्नों की संख्या 5100 और इन सभी प्रश्नों का जो आपको उत्तर है वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की उड़ान समसामयिकी विशेषांक अब आपके राज्य के प्रमुख बुक डिपो में उपलब्ध है। ये समसामयिकी आने वाले सभी परीक्षाओं में जो 10% से अधिक प्रश्न आते हैं समसामयिकी घटनाओं पर, उस पर आधारित है। आप इसे जल्द से जल्द अवेल कीजिए और अपने तैयारी में और उस पर इजाफा कीजिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न हमारा है कि देश का पहला एथेनॉल प्लांट जो कि ट्रिपल पी मॉडल पर बन रहा है, राज्य के किस शक्कर कारखाने के साथ अनुबंध किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछता है कि देश का पहला एथेनॉल प्लांट है, पहला एथेनॉल प्लांट देश का है ट्रिपल पी मॉडल पर, और इस ट्रिपल पी मॉडल के लिए उसने किस शक्कर कारखाने से क्या किया है, अनुबंध किया है, हमें ये बताना है। ठीक है, क्योंकि एथेनॉल किसका प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। गन्ने का जो खोई निकलता है उसमें जो एथेनॉल बनता है, ठीक, खोई अलग हो जाएगा, फिर एथेनॉल अलग निकलेगा, उधर से जो बाई प्रोडक्ट रहेंगे उससे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पास एथेनॉल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास बाई प्रोडक्ट के रूप में ये बनता है। तो इससे लिए शक्कर कारखाने से क्या किया गया है, यहाँ पास अनुबंध किया गया है, एमओयू साइन किया गया। हमें ये बताना है कि ये एमओयू किस शक्कर कारखाने से साइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दूं, विच शुगर फैक्ट्री इन द स्टेट हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द कंट्रीज फर्स्ट एथेनॉल प्लांट बीइंग बिल्ड ऑन ट्रिपल पी मॉडल। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जो बनाया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो जो शक्कर कारखाना है दोस्तों, वो शक्कर कारखाना आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, भोरमदेव शक्कर कारखाना। ठीक है, भोरमदेव जो शक्कर कारखाना है अपना, कहाँ, कबीरधाम जिले में, उनसे एमओयू साइन किया गया है। और ये एमओयू साइन किया है छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड की एक सहायक इकाई है एनकेजी बायोफ्यूल्स। ठीक है, नाम क्या होगा, एनकेजी बायोफ्यूल्स। ठीक है, इस शक्कर इस क्या बोलते हैं, एक कंपनी ने, ठीक, जो कि छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड की एक सहायक इकाई है एनकेजी बायोफ्यूल्स, इसने भोरमदेव शक्कर कारखाने के साथ टाई अप किया है, एमओयू साइन किया है, जिसके तहत क्या बनेगा, देश में पहला एथेनॉल प्लांट बनेगा ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ युवा दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के किस विभाग के द्वारा स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। Which department is organizing slogan competition in the state to celebrate National Youth Day? कब होता है, 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है। इसी दिन क्या होगा, हमारा स्लोगन प्रतियोगिता होगा। और इसके लिए आपको क्या है, आवेदन करना पड़ेगा 1 से 10 जनवरी तक के लिए। यहाँ पर आवेदन का यहाँ, ठीक है, बात किया गया है। 100 सर्वश्रेष्ठ स्लोगन जो लिखेगा ये 250 वर्ड में होगा। ठीक, स्लोगन, और यहाँ जो 100 सर्वश्रेष्ठ होंगे उनको यहाँ पर अवार्ड भी दिया जाएगा। और ये जो प्रतियोगिता है वो हमारे जनसंपर्क विभाग, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जा रहा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि टेटी नदी राज्य के किस जिले में स्थित है। ठीक है, सरकारी जो अखबार होते हैं उनमें इसके नदी के बारे में उल्लेख है कि यहाँ पास नदी में पुल बन जाने से लगभग वहां के 10 से 20 गांवों को फायदा हो रहा है, आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। ठीक, तो टेटी नदी हमें बताना है कि ये किस जिले में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इज द टेटी रिवर लोकेटेड। तो हमें यहाँ पास उत्तर क्या लगाना होगा, उत्तर लगाना होगा गोरेला, पेंडवा, मरवाही बिल्कुल नहीं है यहाँ उत्तर। उत्तर है क्या, कोरबा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो टेटी नदी कोरबा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न, राज्य वीरता पुरस्कार कितने वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में या फिर बहुत सारे राज्यों में राज्य वीरता पुरस्कार दिया जाता है जिन बच्चों ने क्या किया था, वीरता भरे कार्य किए होते हैं। ठीक, और इसमें हमको बताने की आयु वर्ग कौन सा है, जिन आयु वर्गों को क्या किया जाता है, यहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है। तो ये आयु वर्ग है 6 से 18 वर्ष। ठीक, 6 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड इज गिवन टू चिल्ड्रन द एज ग्रुप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 6 to 18 ईयर। तो यहाँ पर 6 से 18 वर्ष के बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। ठीक, अगर पूछे आपसे कि कौन सा विभाग देता है तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये विभाग का नाम होगा आपका महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। आपको क्या रखना है, यहाँ पास याद रखना है।
ठीक है दोस्तों, मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि मैनपाट महोत्सव का आयोजन कब किया जाना प्रस्तावित है। ठीक, मैनपाट महोत्सव होता है, ठीक, और ये महोत्सव कब किया जाएगा हमें ये बताना है। व्हेन इज द मैनपाट फेस्टिवल प्रपोज्ड टू गो। याद रखिएगा दोस्तों, सरगुजा संभाग से आजकल अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, जैसे गंगा दशहरा के बारे में पूछा था, सीता लेखनी पहाड़ी के बारे में पूछा था, कर्मा के बारे में लगातार पूछ रहा है। तो उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है उनके बारे में यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी क्रम में हमें मैनपाट महोत्सव भी याद रखना होगा कि ये मैनपाट महोत्सव कब लगता है। तो इसका उत्तर जनवरी बिल्कुल नहीं है, जहां यहाँ पर आप कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन डाला गया है, जनवरी का प्रथम सप्ताह और जनवरी का द्वितीय सप्ताह। असली जो सही ऑप्शन है वो है फरवरी के द्वितीय सप्ताह में। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में यहाँ पर क्या होगा आपका, ठीक, मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि श्री मदन चौहान जी को किस क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। पिछले साल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पद्मश्री से क्वेश्चन पूछ सकता है, 2020 से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। इन विच फील्ड मिस्टर मदन चौहान हैज रिसीव्ड द पद्मश्री। आंसर होगा यहाँ पास कला के क्षेत्र से इनको क्या है मिला है। साहित्यकार नहीं थे वे, ठीक है, एक वैज्ञानिक भी नहीं, समाज सेवक नहीं। जो सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पास, या जो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन वो क्या होगा यहाँ, कला का होगा। ठीक, आप ये भी याद रखिए कि जब आप प्री देते हैं या फिर कोई पेपर देते हैं, उसके लास्ट पेज में एक बात लिखी होती है कि कोई भी प्रश्न है उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई भी प्रश्न उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, अभ्यर्थी किसी सर्वोत्तम मतलब जो सबसे ज्यादा सही है उसे क्या करें, टिक करें। वो कभी नहीं बोलेगा कि आपका 3 ऑप्शन क्या है गलत है, जो सबसे ज्यादा सही लगे आप उसे क्या करें, टिक करें। अगला प्रश्न है, राम वनगमन पथ स्थान के तहत सुमेलित नहीं है। ठीक, मैं बोला था कि इस पर मैं क्वेश्चन और ला सकता हूं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन कि हमें बताना है कि कौन सा स्थान राम वन पथ गमन के तहत सुमेलित नहीं है। राम वन गमन इज नॉट वेल मैच्ड अंडर पथ। ठीक, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके तहत वो पूछ रहा है। पहला पंपापुर सरगुजा, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये है। जटायु सीला कोंडागांव, जी हाँ ये भी सही है। इंजराम, इंजराम सही है, लेकिन दोस्तों बस्तर सही नहीं है। यहाँ पर सही क्या है, सुकमा सही है। ठीक है, वो बस्तर में ना होकर कहाँ है, सुकमा में है। धन्नी बलौदा बाजार भाटापारा, जी हाँ ये सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। इंजराम तो है सही, लेकिन यहाँ पर बस्तर वो सुमेलित नहीं कर रहा है। यहाँ पर यदि वहां सुकमा लिखा होता तो वो सही हो जाता। तो इंजराम क्या हो जाएगा, बस्तर गलत हो जाएगा वहां पर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में प्रचलित भाव पर, ठीक है, जीएसडीपी में 2 भाव होंगे, एक स्थिर भाव होगा और एक प्रचलित भाव होगा। आपसे प्रचलित भाव पर क्या पूछता है कि प्रतिशत वितरण बताइए। प्रतिशत क्या बताना है, वितरण बताइए, उसमें भी निम्न में से सर्वाधिक है। मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा किसका वेटेज है, प्रतिशत वितरण का। ठीक, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वे 1920 द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन एट द प्रिवेलिंग रेट, मतलब यहाँ पर प्रचलित भाव ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज हाईएस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। इन चारों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैसे इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने डाटा लिखा होगा जीडीपी का। ठीक, जीडीपी इंट मींस जीएसडीपी है ना ये, क्योंकि स्टेट के लिए हम निकाल रहे हैं तो जीएसडीपी हो जाएगा। और ये जो डाटा लिखा है वो प्रचलित भाव का लिखा हुआ है, प्रचलित भाव, और यहाँ पर प्रतिशत में है सभी का सभी। मतलब ये क्या है, प्रतिशत वितरण है। ठीक है, ये सभी क्या है, प्रतिशत वितरण बताते हैं। ठीक, ये प्राथमिक क्षेत्र को बताता है, ये द्वितीयक को बताता है, ये तृतीयक का बताता है, ये कृषि क्षेत्र का, ये उद्योग का और ये सेवा का। आप इन तीनों को मिलाएंगे तो ये 100% होगा और इन तीनों को मिलाएंगे तो 100% होगा। इट मींस कि हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को ठीक कैसे बांटा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में बांटा है। और इधर वाले में कैसे बांटा है हमने, जीडीपी को या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बांटा है, ठीक है, उद्योग क्षेत्र में बांटा है और सेवा क्षेत्र में बांट दिया है। ठीक है, यहां तक आप कंफर्टेबल हैं। बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा है उसकी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा है क्या, उद्योग। ठीक है, उद्योग आपको सबसे ज्यादा दिख रहा होगा 41.08। फिर आपको जो दिख रहा होगा वो सेवा क्षेत्र दिख रहा होगा या तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि सेवा क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र समान होते हैं। तो सबसे ज्यादा है उद्योग, उसके बाद है सेवा क्षेत्र, जिसे मैं तृतीयक क्षेत्र भी लिख सकता हूं। उसके बाद कौन सा ज्यादा है, तो दोस्तों उसके बाद आपको जो ज्यादा दिख रहा होगा वो है द्वितीयक क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर मैं सेकेंडरी सेक्टर लिख देता हूं। फिर कौन सा ज्यादा दिखता है आपको, तो वो दिखता है प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा दिखता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको कौन सा दिखता है, तो कृषि क्षेत्र दिखाई पड़ता है। तो यहां पास 6 डाटा हो गए, 1 2
3 4 5, चूंकि सेवा और ये तृतीय क्षेत्र बराबर है तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। मतलब मैं अगर बात करूं कि जीएसडीपी में प्रचलित भाव में सबसे ज्यादा योगदान किसका है तो उद्योग का है, फिर किसका योगदान है तो सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का है, फिर द्वितीय क्षेत्र का है, फिर प्राथमिक क्षेत्र का है और फिर कृषि क्षेत्र का है। लेकिन इन 4 ऑप्शन में हमारे पास उद्योग ना देकर किसे दे दिया है, उसने सेवा क्षेत्र को दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि सेवा क्षेत्र में निम्न में से सर्वाधिक योगदान है। मैं चाहता हूं कि आप अपने नोटबुक में इस क्या है सीक्वेंस को आप लिख लीजिए। प्रचलित भाव के लिए जीएसडीपी में प्रचलित भाव में ये क्या है सीक्वेंस है। पिछली कड़ी में मैंने यहां पास स्थिर भाव का भी बता दिया था, और अच्छी बात यह है कि स्थिर भाव का भी सेम होता है। ये डाटा चेंज हो जाएगा ना, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको जो सीक्वेंस मिलेगा वो सीक्वेंस यही मिलेगा कि उद्योग, सेवा, फिर द्वितीय, फिर प्राथमिक और फिर कृषि क्षेत्र का ज्यादा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे चलता है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न है हमारा पलमागढ़ चोटी राज्य के किस जिले में स्थित है। पलमागढ़ पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है दोस्तों, पलमागढ़ चोटी मैकाल रेंज में आता है। मैकाल रेंज के ये वाला जो पोर्शन है ऊपर का भाग है जो कि पेंड्रा लोरमी का पठार कहलाता है, यहीं पास एक क्या है हाइट मिलेगा आपको। ये हाइट है पलमागढ़ चोटी। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1080 मीटर इसकी हाइट है। एक बार इसको आप चेक भी कीजिएगा, ठीक है। 1080 मीटर इसकी हाइट है, और ये जो आपको पहले मिलता था वो बिलासपुर में मिलता था, क्योंकि ये पेंड्रा तहसील में आता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आंसर क्या लगाएंगे आप, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही लगाएंगे, ना तो मुंगेली का लोरमी लगाएंगे, ना ही बिलासपुर लगाएंगे। आंसर क्या लगेगा यहाँ पास, आंसर लगेगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। लाफागढ़ जो था वो कोरबा में है ना, वो भी किसका हिस्सा, इसका आगे का विस्तार है वो। तो लाफागढ़ यहाँ नहीं है, पलमागढ़ को पूछा गया है। पलमागढ़ कहाँ मिलेगा आपको, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में मिलेगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तहसील पुनर्गठन के पश्चात दंतेवाड़ा जिले में तहसील की संख्या कितनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ तहसील इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आफ्टर तहसील रीऑर्गेनाइजेशन। 5, 6, 4 या 3। आंसर कहाँ, कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा लगता है आप आंसर करते हैं और सही आंसर देते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी औरों से बेहतर चल रही है। अगर आपसे करंट से क्वेश्चन आता है जो कि 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं वो आप सॉल्व एटलीस्ट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और बाकी के लिए तो आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे ही, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कीजिएगा। 45 दिन के आसपास एग्जाम बचा हुआ है। तो दोस्तों पिछले क्लास में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो कोंडा गांव के लिए पूछा था, और इसने लगभग सभी ने क्या किया, इसका आंसर सही दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि कोंडा गांव में है तहसील की संख्या 5 और विकास खंड की संख्या है 5, ठीक है। और यहाँ पर जो 23 तहसील बना था, 23 तहसील कब बना था, 11 नवंबर को बना था। तो 11 नवंबर को जो 23 तहसील बना है उसमें कोंडा गांव का कोई भी तहसील नहीं है, ठीक है। कोंडा गांव का उसमें कोई भी तहसील नहीं है। मतलब यहाँ पास पुनर्गठन के पश्चात बोल लो या पहले बोल लो, और पुनर्गठन के पश्चात या पहले भी तहसील की संख्या 5 थी और विकासखंड की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। अगर मैं तहसील की बात करूं और विकासखंड की बात करूं कौन कौन सा है, तो बहुत ईजी है इसे याद रखना, ठीक है। पहला तो केसकाल है, दूसरा है बड़े राजपुर, फिर है माकड़ी, फिर है फरसा गांव और एक है कोंडा गांव, ठीक है। फरसा गांव, कोंडा गांव, माकड़ी, बड़े राजपुर और केसकाल, ये 5 तहसील और 5 आपको क्या मिलेंगे, विकास खंड मिलेंगे। दोस्तों ये रहा आज का हमारा आंसर की क्वेश्चन नंबर 10 का। आप आंसर कहां करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ बहुत लोगों तक पहुंच सके और अपने एग्जाम के लिए अच्छा सा प्रिपरेशन कर सके। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे कल की कड़ी में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।